चलिए शुरू करते हैं आज टेस्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 5 को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने है पहला सवाल, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स सोल्ट एंड डबल सोल्ट रिस्पेक्टिवली। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसमें डबल सोल्ट भी है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन डबल सोल्ट दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों। दूसरे में आपको सिंपल एक सोल्ट दिखाई दे रहा है, साथ में कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। इसने कहा है कि पहले कॉम्प्लेक्स सोल्ट होना चाहिए, फिर डबल सोल्ट होना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में भी आपको वो कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। ये तो कतई डबल सोल्ट नहीं है और ये कहीं से कॉम्प्लेक्स नहीं है। डी वाले ऑप्शन में ये देखिए कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देता है और हमें डबल सोल्ट भी दिखाई देता है। अगर आप इसको पहचान पा रहे हैं, ये एलम है, एलम, पोटाश एलम। तो ये एक डबल सोल्ट है और ये एक कॉम्प्लेक्स है। आप सबको पता है कि डबल सोल्ट भी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स भी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि डबल सोल्ट एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा नहीं करता है। वो अपनी आइडेंटिटी एक्वस में और सॉलिड में रिटेन ही रखता है, वो अपनी आइडेंटिटी एक्वस स्टेट में नहीं गुम करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें कॉम्प्लेक्स सोल्ट भी है और डबल सोल्ट भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थियरी द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम कोरस्पॉन्ड टू इट्स। तो वर्नर थियरी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है? तो बच्चों, आपको अगर वर्नर थियरी के पोस्टुलेट्स पता हैं और अगर नहीं पता है तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए, और अगर पता है तो प्राइमरी वैलेंसी बताती है ऑक्सीडेशन नंबर को और सेकेंडरी वैलेंसी बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो इसने पूछा है सेकेंडरी वैलेंसी, तो आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। इनमें से किसके पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है? ये चार ऑप्शन है। तो बच्चे, आपको पता है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री sp3d और dsp3 इन्हीं के पास होती है। इन्हीं के पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। बस आप इन चार ऑप्शंस में से ये देख लो कि कौन इन दोनों में से किसी एक हाइब्रिडाइजेशन में है। इन दोनों में से जो भी आंसर आएगा वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री रखेगा। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बच्चों दिखती कुछ ऐसी है। ये दो बॉन्ड बड़े होते हैं, ये दो बॉन्ड बड़े होते हैं और ये तीन बॉन्ड छोटे होते हैं। ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। ये आपको पता ही है। कुछ इस तरह का अपना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिखता है। ये बनाने के लिए सेंट्रल एटम को 1 2 3 4 5 लिगेंड्स सराउंड करने चाहिए। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाने के लिए सेंट्रल एटम को 5 लिगेंड्स द्वारा सराउंडेड किया होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन पेंटा कार्बोनाइल आयरन, पेंटा कार्बोनाइल आयरन ऑक्सीडेशन 0। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों, इसके पास तो 5 लिगेंड्स हैं। दूसरा ऑप्शन पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए 2। तो ये हो जाएगा -4 + 2 आना चाहिए, राइट। और ये होना चाहिए यहां पे 2। तो इसमें 4 लिगेंड्स हैं। टेट्रा कार्बोनाइल निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, इसके पास भी 4 लिगेंड्स हैं।
ऑप्शन डी हेक्सामाइन कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट हेक्सामाइन NH3 6, ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए 2, इसके पास तो चार्ज होता नहीं तो पक्का NO3 2 पाएंगे नाइट्रेट। इसके पास भी 6 लिगेंड्स, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो 5 लिगेंड्स द्वारा ही जनरेट की जा सकती है। और इस क्वेश्चन की खास बात यह भी है कि इस क्वेश्चन के सहारे आपको नाम देखकर स्ट्रक्चर बनाने वाली प्रैक्टिस जो है वो हो सकती है, कि आपको कितने अच्छे से IUPAC नेम्स आते हैं, IUPAC नेम्स आते हैं, कि आप फॉर्मूले को बना सकते हैं सिर्फ उसके वर्ड्स को पढ़कर। आप एक स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हैं उसके नाम को पढ़कर, यह चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, कर लेंगे? चलिए आइए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन CrNH3 होल थ्राइस H2O3 Cl3 इज। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, और आप सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर वर्नर के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी कहा गया है, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने लिगेंड्स हैं, साथ में हर लिगेंड की डेंटिसिटी भी देखते हुए चलना है। मान लीजिए 2 लिगेंड्स डाइडेंटेट है और 2 लिगेंड्स जो हैं वो आपके मोनोडेंटेट हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंटिसिटी ऑफ ईच लिगेंड, इस तरह का समेशन जनरेट करते हुए वो वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसे में अगर आप देखेंगे तो एंटिटी के अंदर 3 NH3 और 3 H2O हैं, यानी कुल मिलाकर 6 लिगेंड्स हैं। 6 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि इन दोनों की डेंटिसिटी एक ही होती है, तो 6 इसका आंसर है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 6। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हर लिगेंड को उसके डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जितने भी लिगेंड्स होते हैं हर लिगेंड को उसके डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चलो, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड एज द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ आयंस लाइक मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन। तो बच्चों जैसे हार्ड वाटर होता है उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन होते हैं, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन कितने हैं, इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए आप किस कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे? पहला ऑप्शन है DMG। तो आपको मैं बता दूं कि जो DMG होता है ये स्पेसिफिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, और जनरली हम इसको यूज करते हैं निकल आयन को डिटेक्ट करने में और उसको एस्टिमेट करने में। तो ये तो आप याद कर सकते हो, यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ Ni+2 आयंस। EDTA जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को एनालाइज करने के काम आता है, जैसे निकल को एनालाइज करने का काम आता है और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एनालाइज करने का काम आता है। EDTA इज इथाइलिन डाइमिथाइल टेट्रा एसीटेटो आयन। तो ये हमारे काम आता है क्या? हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एस्टिमेट करने के काम आता है। तो यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम and magnesium ions in hard water। याद कर सकते हैं तो EDTA का एक और यूज होता है, ये भी यूज होता है, एक और यूज होता है। EDTA लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। देखिए मैं जानता हूं कि सारे कॉम्प्लेक्सेस के यूजेस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा कम से कम उसको जरूर देख के जाइएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये तो पक्के कर लो।
ठीक है, सी ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, इसका आंसर तो EDTA ही है। फिर भी अगला पढ़ लेते हैं KSCN। तो बच्चों जो पोटेशियम थायोसाइनेट होता है ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है और डिसइंफेक्टेंट भी होता है। अगर आप याद कर सकते हैं तो बता देता हूं, ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट काम आता है। तो ऑप्शंस में जो जो थे मैंने आपको उनकी एप्लीकेशन बता दी है, और जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर EDTA है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। ध्यान से देखना बच्चे ये वाला सवाल, मेटल कार्बोनाइल में जो बॉन्डिंग होती है उसको डिस्कस कीजिए। तो आपको पता ही होगा कि कार्बोनाइल मतलब, मैं CO लिगेंड की बात कर रहा हूं, CO की। जो CO होता है जब मेटल से जुड़ने जाता है तो किस तरह की बॉन्डिंग होती है वो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सिग्मा बॉन्डिंग होती है बिटवीन मेटल एंड CO बाय, सिग्मा बॉन्डिंग कब होती है, जब CO से यानी लिगेंड से लोन पेयर मेटल एटम को डोनेट किए जाते हैं या उसके आयन को डोनेट किए जाते हैं लिगेंड से मेटल को। द सिग्मा बॉन्डिंग बिटवीन M एंड CO takes place by donation of lone pair of electron from CO to M। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर CO का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, CO का, ध्यान से सुनो, CO का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है। तो फिर मेटल अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब लॉन पेयर वर्ड तो मैं गलत यूज कर रहा हूं, मेटल अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जो कि भरा हुआ है CO के खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब उसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। फिर पाई बॉन्डिंग कैसे होती है, M और CO के बीच में, टेक्स प्लेस बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू एम्प्टी ये होता है बच्चों वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार जो खाली होता है CO का, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO फ्रॉम M। ठीक, अब सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड जब बनते हैं तो इस फिनोमिना को सिनेर्सिस बोलते हैं और इसको सिनर्जिक इफेक्ट भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। ये तो आपको लिख कर आना है इसी तरीके से जैसा क्वेश्चन पूछा तो, और फिर डायग्राम बना के दिखाना है। ये क्लियर है? ठीक है, आओ इसको नोट कर लो, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं कैसा बनाना है। ये रहा M, ये रहा CO, M के ऑर्बिटल्स दिखा देते हैं।
ये कॉमन हुए वो वाले ऑर्बिटल्स हैं। ये आपको बना के आना है, ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है। ठीक है बच्चे, ये डायग्राम बनाकर आना है। ठीक है, अगर मैं आपको चार्ज दिखाने लग जाऊं तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल। इसको बच्चों मेटल कार्बोनाइल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाना है। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका उस क्वेश्चन का आंसर जिसमें पूछा गया था कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग समझाई जाए, मेटल कार्बोनाइल में कैसी बॉन्डिंग होती है। तो मैंने आपको बता दी सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनती है, पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है, और उसको सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। जिसको डायग्राम अच्छे से पता है उसको पता है कि सर ने जो बीच में दिखाया है, जो बीच वाली लाइन है, ये सिग्मा को रिप्रेजेंट करती है, और सर ने ये जो बनाया है ये पाई बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। सिग्मा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, और पाई बॉन्डिंग बनाते वक्त मेटल कार्बोनाइल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना है। और इस इवेंट को सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, आओ ज्यादा बातें नहीं कर सकते इस क्वेश्चन पर, हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, गिव एग्जांपल। तो बच्चों कुछ स्पेशल मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, यानी यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिसे आप कहते हैं, जो डिफरेंट एटम्स द्वारा मेटल एटम को बाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हुए। ऐसे यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड को एम्बीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। जैसे कि लिगेंड होता है, आपने सुना होगा साइनो, Cn, Cn माइनस, अगर मैं चार्ज मेंशन करूं तो अगर वो C के थ्रू जुड़ रहा है तो N के थ्रू भी जुड़ सकता है, लेकिन अगर वो C के थ्रू जुड़ रहा है तो वो C के थ्रू ही जुड़ेगा, N फिर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जब वो N के थ्रू जुड़ेगा तब C पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यही एम्बीडेंटेट होता है। तो CnNC ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे SCN होता है, वो NCS की तरह भी जुड़ सकता है। ऐसे NO2 होता है, वो ONO की तरह भी जुड़ सकता है। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? ए पार्ट का जवाब दे रहे हैं, दोज मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेड लिगेंड्स which can bind metal atom, सेंट्रल मेटल एटम, उसी की बात हो रही है, मेटल एटम और इट्स आयन थ्रू डिफरेंट एटम्स। एग्जाम्पल Cn, ये देखो, ये एग्जाम्पल दे सकते हो, या आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, या आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई भी लिख देना बच्चे। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके IUPAC नेम्स लिखने हैं। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, K3 लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा कि एंटिटी से पहले जो काउंटर आयन लिखा होता है पॉजिटिव वाला लेफ्ट साइड में, पहले उसको लिखना होता है, और वो कितने नंबर में है ये नहीं लिखना होता है, सिर्फ उसका नाम लिखना होता है। जैसे K3 है तो K है ना इसमें पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम।
ठीक है। उसके बाद आप एंटिटी के अंदर घुस जाएंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, फिर वहां लिगेंड्स मिलेंगे और मेटल मिलेगा, तो लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है। अब लिगेंड एक ही टाइप का है, C2O4, ये ऑक्सलेट होता है, ऑक्सलेटो लिगेंड्स में 3 है तो आ जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो। फिर आएगा मेटल का नाम, मेटल है आयरन, या तो आयरन लिखा जाता है या ATE लगाया जाता है, यानी फेरेट लिखा जाता है। अब यहां पर आयरन लिखा जाएगा कि फेरेट लिखा जाएगा, यह डिसाइड करता है लिगेंड। अगर नेगेटिव लिगेंड डोमिनेट कर रहा होता है तब ATE लिखा जाता है। अब यहां तो सिर्फ नेगेटिव लिगेंड ही है, आप जानते हैं ना ऑक्सलेट नेगेटिव होता है, -2 होता है उस पर। अगर नहीं पता है तो प्लीज पहले लिगेंड्स पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बिना चैप्टर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर -2 चार्ज होता है एक ऑक्सलेटो आयन पर, तो नेगेटिव जो है डोमिनेट कर रहा है, बल्कि यह नेगेटिव ही है, तो आयरन नहीं लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा, तो यहां आएगा फेरेट। फिर आएगा ओपन ब्रैकेट जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, आगे कुछ है तो वो लिखा जाएगा, नहीं तो यहीं खत्म। यानी एंटिटी के बाहर कुछ है तो लिखा जाएगा, नहीं तो यहीं खत्म, या एंटिटी के ऊपर चार्ज है तो आयन लिखा जाएगा, नहीं तो यहीं खत्म है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, वो आप कैलकुलेट करोगे कैसे, Fe पे निकालना है, x माना, K पे 1 होता है तो 3 है, ये तो 3 आ गया। C2O4 पे -2 होता है, ये 3 है तो -6 आ गया। टोटल चार्ज 0 है तो x की वैल्यू यहां से +3 आएगी, तो यहां रोमन में 3 लिख देंगे, हो गया नाम। अगले एग्जांपल पर आते हैं, PTNS36। ओ, इसमें गड़बड़ है, वो गड़बड़ ये है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इन्होंने NS3 से पहले लगा रखी है, बल्कि PT अंदर ही आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के। लेट मी करेक्ट इट, दिस, यस। अब इसका नाम दीजिए, क्या नाम होना चाहिए। तो बच्चों देखो, इस तरफ तो कुछ है नहीं, एंटिटी से पहले उधर कोई लेफ्ट साइड में कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है नहीं, तो आप एंटिटी से ही शुरू करोगे। तो एंटिटी के अंदर लिगेंड्स हैं और मेटल हैं, तो पहले लिगेंड्स लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लिगेंड एक ही टाइप का है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कौन है, अमाइन, कितने, 6, तो आएगा हेक्सा अमाइन। देखो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, आप बिंदास लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सा अमाइन। उसके बाद पीटी, अब प्लेटिनम लिखा जाएगा कि प्लेटिनेट लिखा जाएगा, मैंने बोला था नेगेटिव लिगेंड्स डोमिनेट करेंगे तब ATE आता है। अब नेगेटिव लिगेंड्स है ही नहीं तो डोमिनेशन की बात ही नहीं होगी, तो सिर्फ प्लेटिनम लिखा जाएगा। ब्रैकेट ब्रैकेट लगाई जाएगी और उसके बाद एंटिटी के बाहर कुछ है तो लिखा जाएगा Cl है, कितने हैं ये मैटर नहीं करता। क्लोराइड, क्लोरीडो लिखते हो, वो लिगेंड नेम होता है, जब एंटिटी के अंदर Cl होता तब लिखते हैं। एंटिटी के बाहर Cl है तो वो एक मात्र काउंटर आयन है, उसका ओरिजिनल नाम लिखा जाए, तो Cl को लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेंगे, PT पे निकालना है, x माना, NS3 पे चार्ज होता नहीं, Cl पे -1 होता है, 4 बार है -4 हो गया, टोटल चार्ज 0 है, x की वैल्यू 4 आ गई, तो रोमन में यहां 4 लिख दिया, खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते। 8th क्वेश्चन, NiCl4 होल के ऊपर -2 इज पैरामैग्नेटिक while NiCO4 इज डायामैग्नेटिक दो बोथ आर टेट्राहेड्रल। वाई, दोनों टेट्राहेड्रल हैं ऐसा ये कह रहा है, और आपको बताना है कि इनकी जो मैग्नेटिक नेचर है वो अलग कैसे है। तो बच्चों आप मुझे बताओ, निकल जो है 28 नंबर पर आता है, उसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D8 4s2। नोबल गैस के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बचती है वो ये 3D8 4s2 है। फिर आप NiCl4 की बात कर लो पहले, तो इसमें Ni जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल कर चेक कर लो तो 3D8 आएगा, ठीक है। और यहां चेक कर लो NiCO4,
इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी 3d8 4s2। अगर आप इसको ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करो और इसको भी रिप्रेजेंट करो तो देखो क्या फर्क है। इसमें दो इसलिए बनाए, एक 3d और एक 4s। तो मैं डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल आपको दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5। 8 इलेक्ट्रॉन से 8 दिखा भी देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी मेंशन कर देते हैं, 1 2 3 4 5। वही 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 4s के इलेक्ट्रॉन, 4s, ये 3d, ये 3d। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक ये भी है, पैरामैग्नेटिक ये भी है, लेकिन ये कह रहा है ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, कुछ को तो पता ही है, ऑब्वियसली पता होना ही चाहिए। ये तो पैरामैग्नेटिक है, इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो डायामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनाइल, वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड करता है फोर्स्ड पेयरिंग, मतलब धक्के से जोड़े बनाता है, फोर्स्ड पेयरिंग कहते हैं उसको। तो CO जब फोर्स्ड पेयरिंग करेगा तो 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाएंगे। 3d में शिफ्ट हो जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और ये डायामैग्नेटिक बन जाएगा। लिखेंगे क्या? ऐसे करने के बाद इतना तो आपको करना ही है, ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको लिखना है एज CO इज, कोबाल्ट नहीं है बच्चे, ये ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, कार्बोनाइल। एज CO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देयरफॉर इट shifts electrons of 4s, यानी सीधे लिख सकते हैं shifts electron pair of 4s orbital to 3d subshell. As a result, complex becomes diamagnetic. और ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज पैरामैग्नेटिक। अब बच्चा बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन इसमें भी तो शिफ्ट हो सकता था, लेकिन ये वीक लिगेंड है। Cl जो होता है वो वीक लिगेंड होता है, ठीक है? कर लेंगे। इस तरह के बहुत सवाल हैं यार, बहुत सवाल हैं। कलर पे भी है कि दोनों का अलग अलग कलर क्यों है, या इसका कलर है इस कॉम्प्लेक्स का, दूसरे कॉम्प्लेक्स में कलर क्यों नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए आइए, व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इन द कॉम्प्लेक्सिस। तो कॉम्प्लेक्सिस में कितने तरह के कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होते हैं, यानी कितने तरह की शेप्स होती हैं? बहुत सिंपल है यार, सबको पता होगा। टेट्राहेड्रल होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, छह बॉन्ड बनने तो ऑक्टाहेड्रल होती है, और 5 का एक स्पेशल केस भी होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स वो भी बना लेते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं उसको, स्क्वायर पिरामिडल। सारी शेप्स आप सबको आती होंगी। टेट्राहेड्रल ऐसी होती है कि मेटल है और इस तरह से लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है कि मेटल है और इस तरह से लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो मेटल है, इस तरह से लिगेंड्स जुड़े हुए हैं।
ऑक्टाहेड्रल है तो मेटल है, इस तरह से लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। एल बना रहा हूं मैं, एल मतलब लिगेंड्स, एम मतलब मेटल। स्क्वायर पिरामिडल है तो ऐसे है, मेटल है, 5 बॉन्ड ऐसे है। एरोस क्यों बन रही है ये क्लियर है, ये डेटिव बॉन्ड है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। बताइए, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। प्लीज इसको मत भूलना, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इस शेप में भी मिल जाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। आई होप आप सब इन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा को याद रखेंगे। जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है उनको तो पता ही है, इन 4 शेप्स का तो पता ही है। ठीक है, ये और याद रख लो, हो गया। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? क्या बोलते हैं डेल्टा ओ को? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे उस पर असर पड़ता है नेचर ऑफ लिगेंड से और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन से? तो आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी सबने पढ़ी हुई है। लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी तो गैप उतना ज्यादा बनेगा, गैप ज्यादा बनेगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू तो ज्यादा ही होगी। फर्स्ट वाले का तो आंसर आ जाएगा ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबको आती होगी, वो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर को दिखाता है। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ग्रेटर द डेल्टा ओ, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट पर कैसे डिपेंड करता है? मेटल आयन का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब जितनी ज्यादा उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, वो उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आपको स्टेबिलिटी के फैक्टर्स पता होंगे। मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है ये, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा और उतनी ज्यादा फिर स्प्लिटिंग हुई होगी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम और इट्स आयन, ग्रेटर द डेल्टा ओ। याद रख पाएंगे? ठीक है, कर लेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये रहा वो क्वेश्चन। देखिए, मैंने बेस्ट 15 क्वेश्चन बनाए हैं इस चैप्टर से। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाता है, इन द सेंस कि आपने उसको पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, और फिर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, तब आपका एक तरह से तैयारी कंप्लीट मानी जा सकती है कि देखिए आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चंस हर टॉपिक को कवर करते हुए निकाले। तो बच्चा थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रह सकता है कि हाँ चैप्टर मेरा तैयार है, कि सर ने जो 15 क्वेश्चंस बताए थे, बोर्ड पे डिस्कस किए हैं, वो 15 के 15 क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। कहीं 1-2 क्वेश्चन में चूक हो रही थी सर मुझसे, लेकिन मैंने कर लिए हैं सर। अगर ऐसा कोई बच्चा कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाले कॉम्प्लेक्स आपको बताने हैं। एक एग्जाम्पल बता दो, 2 बता दो, वो आपकी मर्जी है। कम से कम एक एग्जाम्पल तो तीनों में एक चाहिए। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया, एडीटीए लिख सकते हो, इसमें तो डीएमजी लिख सकते हो। जैसे ईडीटीए तो डिटेक्शन करता है किसकी? कैल्शियम की और मैग्नीशियम आयन की। और डीएमजी डिटेक्शन करता है निकल की, निकल आयन की। ये आप लिख सकते हो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका क्या इस्तेमाल है? तो यार बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। एक बेयर्स मेथड होता है, एल्यूमिनियम के ओर यानी बॉक्साइड को कंसंट्रेट करने के लिए एक बेयर्स मेथड होता है, उसमें भी कॉम्प्लेक्स बनता है, लीचिंग फिनोमिना होती है वो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनता है किसमें?
कॉम्प्लेक्स इन लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, उसका फॉर्मूला ये होता है NaAlOH4। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। नहीं तो लीचिंग होती है गोल्ड की भी, इसका बता रहा हूं बच्चे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का कॉम्प्लेक्स बनता है ऐसे, लीचिंग ऑफ, जैसे गोल्ड हो या सिल्वर हो, तो उसका फॉर्मूला होता है NaAgCN ट्वाइस। बायोलॉजिकल सिस्टम, हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है? आयरन का। और प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, वो भी बायोलॉजिकल सिस्टम का एग्जांपल है, वो किसका कॉम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम का। तो आप इसमें लिख सकते हैं हेमोग्लोबिन, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का। या आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल, वो कॉम्प्लेक्स होता है मैग्नीशियम का, राइट। इसको आप कर सकते हैं। चलिए, जरूर कर लेना बच्चे, इसको जरूर कर लेना, जरूर देखना, इसको याद कर लेना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। 12th, यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच डिड्यूस द शेप एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ CrCO6। तो यार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन है ये, देखो कितना प्यारा सवाल है। Cr 24 नंबर पर आता है, 3d5 4s1, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 है, ठीक है। Cr की आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपको बनाना है इसके ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल्स के डायग्राम। तो D है ये, D में 5 ऑर्बिटल्स दिखा देते हैं, ये S है, ये 3d, ये 4s। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फोर्स्ड पेयरिंग होगी। अगर सीओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फोर्स्ड पेयरिंग होगी। फोर्स्ड पेयरिंग होगी इसका मतलब, ये ऑर्बिटल दोबारा बनाता हूं, देखिए। तो 5 और 1 6 थे ना, अब 6 इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे दिखेंगे। एस के इलेक्ट्रॉन भी इधर चले गए और फोर्स्ड पेयरिंग हो गई, ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गई, वहां पर 2 सीओ आ जाएंगे, ये हो गया 3d। 4s खाली हो चुका है और अब p भी पार्टिसिपेट करेगा, है ना। हम उसको 6 जगह चाहिए भाई, 3d 4s 4p, ये तो आपको पता होगा कैसे लिख रहा हूं मैं। ये 4p है, ये 4s है, तो यहां यहां आ जाएंगे 1 2 3 4 5। यहां पर सीओ आ जाएगा, 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 यहां पर सीओ आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बच्चे D2sp3, D2sp3, ठीक है। शेप शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी फिर, है ना। sp3d2 है, चाहे D2sp3, शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। और मैग्नेटिक कैरेक्टर देखो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। शेप आप इसको बना के दिखा सकते हो कि CR है 1 2 3 4 5 6, इस तरह की शेप हो जाएगी, ठीक है। कर लेंगे, बताइए।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन द स्टेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, उसकी जो भी वेवलेंथ है, उस ऑर्डर में इन कॉम्प्लेक्सेस को लगा दीजिए। तो उसका सिंपल तरीका होता है, आप लिगेंड्स को देखिए, क्योंकि मेटल तो सेम है, NO2 H2O और NH3। तो आपको पता होगा NO2 इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है, NH3 उससे थोड़ा सा वीक है, और H2O इनमें सबसे वीक है। ये कौन सा ऑर्डर है? ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर है। इसका मतलब अगर एनर्जी का ये ऑर्डर है तो आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, E=hc/λ। तो लैम्बडा का क्या ऑर्डर हो जाएगा बच्चे? अगर एनर्जी का ये ऑर्डर है तो लैम्बडा का इसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। अपोजिट मतलब H2O वाला सबसे आगे, उसके बाद NH3 वाला, उसके बाद सबसे लास्ट में वेवलेंथ के हिसाब से NO2 वाला। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का ये ऑर्डर है तो वेवलेंथ का ये ऑर्डर है। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। 14th, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस KCN इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में जब KCN एक्वस KCN डालेंगे तो एंटिटी जो बनेगी वो बताओ। देन व्हाई इट इज नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन H2S इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन। फिर जब इस सॉल्यूशन में से H2S पास करते हैं तो Cu2S यानी कॉपर निकलकर सॉल्यूशन में से क्यों नहीं आता? भाई कॉपर निकलकर आएगा H2S के पास तभी तो Cu2S बनेगा। तो ये बोल रहा है कि कॉपर निकल के नहीं आता, ये बताओ। इसका आंसर तो वहीं छुपा हुआ है कि एंटिटी क्या है। तो KCN की रिएक्शन करवानी है कॉपर सल्फेट से। ठीक है, ये रहा कॉपर सल्फेट, ये रहा KCN। इनकी रिएक्शन हुई तो क्या बना? बना क्या बच्चों? बना K3 Cu CN4। सॉरी, Cu+2 बनना चाहिए ना बच्चे। K2 CuCN4 ये बना, यानी जो एंटिटी बनी, एंटिटी वो है CuCN4 होल के ऊपर -2। ये एंटिटी बनी। अच्छा, ये इसने पूछा था, हमने बता दिया। तो PPT क्यों नहीं बना भाई? देखो अब इसमें H2S डालोगे तो ये आयंस में तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो कॉपर बाहर आएगा नहीं, कॉपर बाहर आएगा नहीं तो H2S के साथ Cu2S बन नहीं पाएगा। इसमें आप लिख देंगे CN- इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देयरफॉर CuCN4 होल के ऊपर -2 is not dissociated into ions, therefore do not react with H2S, इसलिए H2S से रिएक्शन नहीं हो पाती है। ध्यान रखना बच्चे, ये रिएक्शन आप कर लीजिए। बाई प्रोडक्ट भी होते हैं इसके K2SO4, अगर आपको लिखने हो तो मैं लिख देता हूं। बाई प्रोडक्ट भी होता है यार इसका K2SO4, और ये भी बनता है CN ट्वाइस। ठीक है, लेकिन इसने सिर्फ एंटिटी पूछी थी तो मैंने एंटिटी बता दी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल 15th, राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चे ये आपको करना है खुद।
6 क्वेश्चंस हैं और इनके फॉर्मूले आपको बनाकर बताने हैं। यार इतना तो आप कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको नॉमेनक्लेचर कितने बेहतरीन तरीके से आते हैं। इससे पीछे एक क्वेश्चन आया था, वहां पर हमने आपको बताया था कि कैसे लिखा जाता है। हालांकि ये सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को आता ही होगा, ऑब्वियस है। तो ये आप इन 6 की प्रैक्टिस कर लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, टेस्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम बात करेंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें पहले चर्चा होगी हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स की। तब तक आप पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए। थैंक यू।